आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, और हम अपनी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और रोज़ाना वर्जिश करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और इस भागदौड़ में हमें जब भी जहाँ से भी कुछ भी खाने को मिलता है हम वो खा लेते हैं, और फिर जब कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो किसी भी तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। हमें ये समझना होगा कि हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करना होगा। नाजरीन, हर हफ्ते हम आपसे जुड़ते हैं ताकि आपको आपकी सेहत से जुड़ी बातें बता सके। और आज हम जिस मौजू पर आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है स्टमक अल्सर, यानी कि पेट में होने वाला अल्सर, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। अल्सर यानी कि छाले, और छाले होने की कई सारी वजह हो सकती हैं, और वजह की अगर हम बात करें तो वो है हमारी ख़राब तर्ज ज़िंदगी, हमारा तनाव, मसालेदार खाना खाना, बेवजह दवाइयों का इस्तेमाल करना और भी बहुत कुछ। तो अगर आज आप भी स्टमक अल्सर पर अपने कोई सवालात रखना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और लाइव आप हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है स्टमक अल्सर पर ये खास रिपोर्ट देखने का। नाजरीन, इंसानी वजूद की सेहत का इन्हिसार मुतवाज़िन खुराक और निज़ाम हज़म की आला कारकर्दगी पर समझा जाता है। खुराक जिस कदर मुतवाज़िन, मुक़व्वी और भरपूर होगी, उसी कदर जिस्म में तवानाई और क़ुव्वत का एहसास होगा। खाए जाने वाली खुराक का फायदा भी उसी वक्त होता है जब हमारे जिस्म का हाजमे का निज़ाम मजबूत हो और वो बेहतर तौर पर काम करे। निज़ाम हज़म का ताल्लुक हमारे मैदे से है। हम जो भी खाते और पीते हैं वो सबसे पहले मैदे में कीमियाई प्रोसेस से गुजरकर दूसरे आज़ा तक पहुंच पाता है। हमारा मैदा जितना बेहतरीन तौर पर काम करेगा, हमारी सेहत भी उतनी ही शानदार और काबिल रश्क होगी। यूं तो मैदे के कई एक अमराज हैं जो इंसानी जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेकर परेशानी का सबब बनते हैं, लेकिन इनमें सबसे तकलीफदेह मर्ज मैदे का जख्म यानी अल्सर है, जिससे पूरा जिस्म ही मुतासिर होता है। मैदे के अल्सर से मुराद मैदे की हिफाजती झिल्ली में जख्म का बन जाना है। ये जख्म उमूमी तौर पर 5 mm या उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है और इससे मैदे की अंदरूनी तह भी मुतासिर हो सकती है। पेट का अल्सर मैदे की अंदरूनी झिल्ली नुमा दीवार के जख्म का दूसरा नाम है। ये जख्म होने की वजह इस मोटी तह की मोटाई में कमी आ जाना होती है। ये रुतूबती तह मैदे में मौजूद तेजाब से मैदे की दीवार को महफूज रखती है, लेकिन जब ये तह पतली हो जाती है तो तेजाब मैदे की दीवार को गलाने लगता है, जिसकी वजह से इस पर जख्म हो जाते हैं। पेट का अल्सर किसी भी उम्र में हो सकता है और ये मैदे के अलावा छोटी आंत में भी हो सकता है। ऐसे अफराद जो मुसलसल मुरग़्ग़न, तेज मसाले वाली ग़िज़ाएं, चटपटे पकवान, फास्ट फूड, कोला मशरूबात और बादी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे में वर्म की कैफियत हो सकती है। ज्यादा चाय, कॉफी के इस्तेमाल और सिगरेट नोशी से भी पेट की तेजाबियत में इजाफा होता है। एंटीबायोटिक और पेन किलर्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पेट का अल्सर हो सकता है। मैदे में हल्का लेकिन परेशान कुन दर्द या बेचैनी, वजन का कम होते चले जाना, मतली या उल्टी की कैफियत, अफारा, खट्टी डकार, सीने में जलन, थोड़ा खाने के बाद पेट भर जाने का एहसास, इनमें से कोई भी अलामत ज्यादा दिन तक रहने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा किसी भी मर्ज के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। पेट के अल्सर से बचाव के लिए हरी सब्जियों और मौसमी फलों का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे ग़िज़ा में जिस कदर रेशेदार ग़िज़ाएं शामिल होंगी, उतना ही पेट में तेजाब कम बनेगा। इसी तरह खाली पेट तेज कदमों की सैर और हल्की वर्जिश को भी मामूल बनाना चाहिए। इससे भी पेट की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। इन सब तदाबीर पर अमल करें और सेहतमंद रहें।
तो आइए डिटेल में समझते हैं आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से कि स्टमक अल्सर के क्या क्या अलामात हैं, क्या क्या वजूहात हैं और इसका सही इलाज क्या है। और उससे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। तो आइए हमारा आपका तारुफ करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बिल्कुल, हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनूप सराया। आप एचओडी हैं एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनीत आहूजा। आप एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर महेश व्यास। आप ऑरेंज इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में डीन हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर अनूप सराया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी काफ़ी तफसील से दिखाया, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा आसान शब्दों में कि स्टमक अल्सर्स होते क्या हैं। देखिए, जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जी कि जो हमारा आमाशय है यानी जो स्टमक है और इसी तरह से जो छोटी आंत है, ड्यूडेनम उसका पार्ट है, इसकी एक लाइनिंग म्यूकोसा होती है जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है। इसमें जब एक कोई ब्रीच है इसमें टूट हो जाती है तो वहाँ पे एक छाला बन सकता है या जिसे आप कहते हैं जख्म बन सकता है। ये जो जख्म होते हैं इन्हीं को हम अल्सर बोलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। ये सुपरफिशियल भी हो सकते हैं यानी सतही भी हो सकते हैं और डीप भी अल्सर हो सकते हैं। जब उसके आंत के नीचे की या पेट के नीचे की जो लेयर्स हैं उनके अंदर तक ये पहुंच जाता है तो ये डीप अल्सर या क्रॉनिक अल्सर होता है। और जो बहुत सुपरफिशियल होते हैं उनको हम इरोजन्स भी कहते हैं, जो सिर्फ म्यूकोसा तक कन्फाइंड होते हैं। तो ये बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं जो सतही पे सतह पे होंगे वो बिल्कुल जो सुपरफिशियल हैं सतह पे हैं, और एक गहराई पे है। एक जो गहरे होते हैं क्रॉनिक अल्सर जनरली थोड़े से डीप अल्सर होते हैं जिसमें कि नीचे की सतह भी, नीचे की लेयर्स भी इन्वॉल्व होने लगती हैं। जी डॉक्टर। डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये जानते हैं कि हमारे जो पेट में है एक तरह का एसिड बनता है, जो एसिड हेल्प करता है उस खाने को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने में। तो कैसे ये एसिड बनता है, क्यों बनता है और किस तरह का जो खाना होता है इसके ज़रिए जो है डाइजेस्ट होने में आसानी होती है? एसिड जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो बॉडी का एक मैकेनिज़्म है जिससे कि डाइजेशन भी अच्छा होता है। जो भी अंदर खाना जाएगा उसमें प्रोटीन्स वगैरह होंगे, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। ओके। एसिड इतना ज़रूरी है कि अगर किसी में एसिड कम बने तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। अच्छा। तो एसिड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्ट करता है। तो एसिड जब कोई भी चीज़ जब कम होती है तो भी ख़राब होती है, कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो भी वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो जब एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रोटेक्ट करने की बजाय, जैसे प्रोफेसर सराय ने आपको बताया कि लाइनिंग के अंदर वो घाव करना शुरू कर देती है। जब वो घाव वहाँ पे छाले या घाव बनने शुरू हो जाते हैं उस वजह से अल्सर बनना शुरू होता है। म्यूकस भी कुछ म्यूकस करके, म्यूकस एक होता है जो एक एपिथेलियल सेल होता है, सेल के ऊपर एक म्यूकस होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। ओके। तो म्यूकस पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिड की वजह से। अच्छा। जब म्यूकस डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद सेल को हानि होती है, सेल को हानि होती है तो वहाँ पे फिर अल्सर बनना शुरू हो जाता है। सो यही एसिड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्षति पहुंचाता है। वही एसिड जब नॉर्मल होता है तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हर तरह के खाने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए हमें हर तरह का ये पहला स्टेप है जो है कि जो यहाँ से डाइजेशन कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में हो तो फायदेमंद है, अदरवाइज नुकसान भी। जरूरत से ज़्यादा जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाने का मुंह में डालते हैं, वहीं पे सलाइवा से ही डाइजेशन शुरू हो जाती है। वहीं पे एंजाइम्स जो है वो निकल आ जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद स्टमक में जब जाता है खाना तो वहाँ पे दूसरा सेकंड स्टेज जिसे हम कहते हैं जिसमें कि एसिड सिक्रीट होता है। वो अगेन स्टमक के एक्शन से फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में और बन जाता है और साथ में एसिड उसके ऊपर एक्ट करता है। सो ये बहुत ज़रूरी मैकेनिज़्म है जिसमें कि अगर ये मैकेनिज़्म ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आयुर्वेद के बारे में अक्सर हमारे जो भारतीय जनमानस है बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है एलोपैथी के अलावा। तो डॉक्टर साहब, आपका आयुर्वेद किस तरीके के पेट के जो मर्ज हैं उनमें काफ़ी मुफीद माना जाता है आयुर्वेद को? एलोपैथ तो है ही, उसके अलावा तो क्या बताना चाहेंगे आप स्टमक अल्सर्स के बारे में? निश्चित रूप से आयुर्वेद में जो है अग्नि को बड़ा महत्व दिया गया है। और अगर भोजन की पाचन की कैपेसिटी अगर वो अच्छी रहती है तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जी।
और उस पाचन में काम करते जो 3 दोष बताए उसमें पित्त की मुख्य भूमिका रहती है। तो यहाँ पर मेन बात है कि जो चाहे वो आमाशय हो या फिर अपन जो भोजन की नली है या फिर जो छोटी आंत है उसका ऊपरी भाग है, इन तीनों जगह पर खास तौर से जब आमाशय में जो श्लेष्मिक लेयर रहती है वो लेयर या तो पतली हो जाती है या फिर वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो उस समय जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, जिसको हम पाचक पित्त कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं या और अदर एंजाइम्स रहते हैं जिनके द्वारा ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जब ये श्लेष्मिक झिल्ली जो है ये कम होती है तो ये डायरेक्ट फिर इस आर्गन को प्रभावित करती है। अच्छा। तो वहाँ पर छाले हो जाना या अधिक जब प्रभावित कर देती तो उसको हम व्रण भी कहते हैं, इसको घाव के रूप में कहते हैं, कई बार उसमें से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, वो एक क्रॉनिक कंडीशन आगे की कंडीशन रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर हमारा खान पान का हम ध्यान सही रखें तो इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। तो कई लोग थोड़ा सा तीखा खाना वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं तो उनके कारण वो वात दोष को अगर बढ़ाएगा तो पित्त को अगर वो किया है तो श्लेष्मा अगर क्षय हुआ है तो ये वात और पित्त दोनों मिलकर के इस झिल्ली को कम करते हैं, तो इस कंडीशन में इस प्रकार के छाले जिसको हम अल्सर के रूप में जानते हैं। जी, तो डॉक्टर अनूप, अभी आपने बताया कि अल्सर मतलब यानी कि हमारे खाने की थैली में घाव का हो जाना, तो ये घाव क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं इसके? एक तो देखिए जैसे अभी बताया गया कि जो नॉर्मल एसिड सिक्रीशन है जी, ये उससे कहीं ज़्यादा होने लगता है। ये थियरी जो थी कि एसिड बहुत बनता है जिस वजह से अल्सर बनते हैं, ये आज से तकरीबन 30-40 साल पहले तक ये एक आम धारणा थी कि यही एक वजह होती है। अच्छा। उसके बाद ये देखा गया कि एक बैक्टीरिया देखा मार्शल साहब ने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको हम बोलते हैं जी, एच पाइलोरी जी, ये बैक्टीरिया वैसे नॉर्मली भी रहता है अच्छा जिस्म के अंदर, और ये एक हद तक अल्सर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ओके। ये जो है अगर आप नॉर्मल देखें तो तकरीबन 70-80% के लोगों के अंदर होता भी है, लेकिन जिनमें अल्सर होता है उनके अंदर ये जरूर इसका चांस अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं ये जो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया ये पहले से ही होता है? ये वैसे भी हो सकता है। अच्छा, ओके। और एच पाइलोरी ये म्यूकस जो होती है, म्यूकस जैसे बताया डॉक्टर लेयर जो रहती है कि म्यूकस लेयर जो है वहाँ पे ये रिसाइड करता है, वहाँ पे रहता है। ओके। और ये दोनों तरह के सब्सटेंसेस, कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा। और ये म्यूकस को भी डिग्रेड करता है। तो वो अब इन टॉक्सिन्स की वजह से भी, यानी जो ऐसे पदार्थ हैं जो कि उस म्यूकोसा को डैमेज भी करते हैं और उसकी वजह से ये घाव या अल्सर बनते हैं। ओके। यही नहीं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है जिसकी वजह से जो बॉडी की इम्यून मैकेनिज्म है वो भी एक्टिव होने लगती है। ओके। तो अब ये एच पाइलोरी स्टमक के अंदर भी अल्सर कॉज करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि उसमें छाती में जलन होती है जी। और अगर आप उनमें एंडोस्कोपी करते हैं तो एच पाइलोरी निकल आता है, लेकिन ये उसकी वजह नहीं होती। वजह नहीं है जी। तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में रहता है और जिनमें अल्सर होता है उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये अल्सर की वजह भी हो सकता है। अच्छा। यही नहीं, ये बैक्टीरिया जो है ये एक तरह से एक म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, यानी गैस्ट्राइटिस भी कॉज कर सकता है। और वजह अभी आपसे जानेंगे। एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरा करिए, सकता हमारा संपर्क मुझसे हो नहीं पा रहा है। अब इसके अलावा जो और कारण हैं उसमें कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा स्मोकिंग बहुत करते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं। तो ये अल्कोहल भी म्यूकोसा को, म्यूकस को भी ख़त्म करता है, म्यूकोसल डैमेज भी कॉज करता है, उससे भी अल्सर बन सकते हैं। फिर हम पेन किलर्स लेते हैं बहुत, अमूमन बहुत उस पर, तो पेन किलर्स भी जो हैं वो म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं और अल्सर बन सकते हैं। वो अल्सर आपके स्टमक में भी हो सकते हैं, हाथों में भी हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेने से एसिड सिक्रीशन बढ़ता है, तो उस सूरत में भी ये अल्सर बन सकते हैं। वजूहत कई हो सकती है। हाँ, तो ये ज़्यादातर जो खराब जो लाइफस्टाइल जो हम फॉलो करते हैं मोटे तौर पे जो देखते हैं। इसी तरह से जैसे अब वो मुल्क
जहाँ पे कि हाइजीन बेहतर है, वहाँ आप देखते हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन कम होता है। सर माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर वापस जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। अपना नमस्कार नमस्कार, ये आपका जो प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, इसमें मुझे प्रश्न करना है अपना। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। मेरा जो प्रश्न है वो डॉक्टर अनूप सराय से है, मेरा नमस्कार उन्हें कहिएगा। इतने बड़े डॉक्टर से हमें मौका मिल रहा है बात करने का। जी 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 डॉक्टर अनूप, हेलो। हाँ बताइए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ इस हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के माध्यम से कि मेरे जो है जो पाचन क्रिया है उसमें काफी परेशानी होती है, जैसे बहुत ज्यादा खाना हजम नहीं होता ढंग से। मैं किसी फिजिशियन के पास गया था एक्चुअली, उन्होंने मुझको बोला प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल करें। तो ये प्रोबायोटिक दही है कहाँ तक ठीक है सर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि आपके पाचन में दिक्कत होती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किसको पाचन की दिक्कत कह रहे हैं? मैं इसको कह रहा हूँ कि खाना बहुत देर से हजम होता है और भारीपन महसूस होता है मुझे अपने मतलब सीने पर बहुत सी बार। अच्छा, मतलब खाना खाने के बाद आपको ये महसूस होता है कि खाना वहीं रखा हुआ है, पेट में आगे नहीं गया? बहुत सी बार तो ऐसा ही हो जाता है। और, अगर कोई और जो फूड पाइप यानी जो खाने की नली है उसमें आपको कुछ जलन या छाती में जलन महसूस? जलन तो नहीं होती। जलन नहीं होती जी डॉक्टर साहब, बस खाना देर से हजम होता है। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया भी था। देखिए, ये सिम्टम्स कोई आपके हाजमे को लेकर नहीं है, इससे आप चिंता ना करें। और मेरे ख्याल से सिर्फ प्रोबायोटिक दही लेने से इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं, इससे कोई आराम आपको नहीं आएगा। तो क्या आप किस तरह से मुझे मार्गदर्शन करेंगे? इसमें हो सकता है कि आपके स्टमक जो यानी आपका जो आमाशय है या स्टमक पेट है, उसके अंदर कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आपका वो स्लो मूव करता है, या डिसकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो कि आपका गैस्ट्रोड्यूडेनम यानी ड्यूडेनम जब रिलैक्स करना चाहिए और स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ऐसा ना होता हो आपको। हाँ, अल्सर के सिम्टम्स के लिए भी देखा जा सकता है। ये आपके सिम्टम्स अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं या बहुत दिनों से? ये पिछले काफी समय से मुझे बाईं तरफ कुछ दर्द भी महसूस होता है अपने पेट में। इसको हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, ये डिस्पेप्सिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। ये हाँ, और इसमें सिर्फ प्रोबायोटिक दही से शायद आपको उतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को अगर पालन करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट से तो मिलना ही पड़ेगा। डॉक्टर विनीत आहूजा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या वजूहात होती हैं। अगर हम जाँचों की बात करें, डायग्नोसिस किस तरीके से स्टमक अल्सर्स का बनता है? स्टमक अल्सर के जो सिम्टम होते हैं कि जैसे अभी हमने फ़ोन कॉल में भी सुना कि लोगों को लगता है कि थोड़ा दर्द हो रही है या पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप देखना चाहोगे कि बेसिक जो है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक है कि नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं कि पेशेंट को एनीमिया हो रहा है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका मतलब ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन ठीक है, एक इंडिकेशन हो सकता है, एक इंडिकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करना चाहोगे, क्योंकि इसी तरह के सिम्टम कई बार गॉल ब्लैडर के स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, स्टोन होता है, वो उससे हो जाते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड आप करना चाहोगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि सिम्टम्स बहुत अल्सर की तरह स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जब हम कहते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स का मतलब है कि खाने के 2-3 घंटे बाद दर्द हो रही है, रात को नींद खुल जाती है दर्द की वजह से, दर्द काफ़ी पीरियड से हो रही है, उसके साथ हो सकता है कुछ वेट लॉस भी हो रहा हो, या जैसे मैंने बताया कि एनीमिया है वो हो रहा हो, ऐसे केसेस में फिर एंडोस्कोपी करनी चाहिए। एंडोस्कोपी जो है बेस्ट पॉसिबल टेस्ट है अगर आप अल्सर सस्पेक्ट कर रहे हो, अल्सर को डायग्नोज करने के लिए। साथ ही एंडोस्कोपी जब आप करते हैं तो उसमें आप एच पाइलोरी के लिए बायोप्सी भी ले सकते हैं। अच्छा, एच पाइलोरी की टेस्ट वैसे ब्रेथ टेस्ट भी होता है, जिसमें कि बिना एंडोस्कोपी करे भी आप जांच कर सकते हैं एच पाइलोरी की। पर अगर आपको अल्सर का डायग्नोसिस बनाना है कि और आप सस्पेक्ट करें तो एंडोस्कोपी आप करेंगे। तो क्या पेनफुल प्रोसीजर है? नहीं, पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इट इज़ इन द सेंस कि इट्स 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है, पर वो अंडर सेडेशन भी किया जाता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पेनफुल रहेगा हमेशा। इट्स अ शॉर्ट प्रोसीजर, बट हर एक में एंडोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। होता क्या कि हर आदमी को जरा सा पेट में दर्द होता है, वो सोचते हैं कि चलो एंडोस्कोपी करा लो। तो ये बहुत ज़रूरी मैसेज है यहाँ पे कि
अगर 100 लोगों को पेट में दर्द है तो उनमें से 10 या 20 को एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। बाकी जैसे अभी प्रोफेसर सराय ने बताया एक टर्म डिस्पेप्सिया, मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेशेंट्स को डिस्पेप्सिया हो रहा होता है। जी जी। डिस्पेप्सिया में जो है कि उसमें आपको पेट में थोड़ा बहुत दर्द होगा, पेट थोड़ा सा फूल रहा होगा, थोड़ी सी जलन भी हो सकती है सीने में, बट वो अल्सर नहीं होता वहाँ। जी जी जी, ये इसमें फ़र्क है। ये तो फ़र्क कुछ है। कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं मैं मतलब जैसे बताया जी कि सर आपसे अभी आगे बात करना चाहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। जी बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ मैम। हाँ, अपना सवाल पूछिए और अपना नाम पहले हमें बता दीजिए। मेरा नाम यास्मीन है मैम। जी अपना सवाल पूछिए। मैम इंडाइजेशन प्रॉब्लम है मैम, जी। खाना हजम नहीं हो रहा है कुछ भी। थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगी ताकि मैं आपको आसानी से सुन पाऊँ। ठीक है जी। इंडाइजेशन प्रॉब्लम है मैम। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ओके। आपकी एज क्या है? हाँ 22 ईयर्स। आपकी एज क्या है? 22 ईयर्स मैम। 22 ईयर्स। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको, और ये कितने वक्त से चल रही है? मैम एक 1 वीक से चल रही है मैम। ओके डॉक्टर विनीत, इनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैम और डिजीनेस भी हो रहा है मैम। क्या हो रहा है आपको? डिजीनेस। डिजीनेस भी रहता है आपको, ओके। डिजीनेस भी रहता सो है। इंडाइजेशन जब आप बोल रहे हैं तो उसमें आपको पेट में दर्द हो रहा है, उसमें दर्द आप नहीं हो रहा है बट खाए तो हजम नहीं हो रहा। एक 4-5 आवर्स हो गए तो भी हजम नहीं हो रहा है। वो वापस जैसा वॉमिट जैसा हो रहा है या नहीं तो हजम ही नहीं हो रहा है। सो उसमें ऐसे होता है कि जब एक बार शुरू में आपको लगे कि थोड़ा सा पेट में दर्द है, पेट फूल हाँ रहा वैसा हो रहा था, बट मैं कुछ दवाई लेने के बाद पेट में दर्द कम हो गया पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, दवाई लेते हैं तो पेट में दर्द कम हो जाता है। तो हाँ हो गया है, अभी नहीं हो रहा है। इसमें अच्छा। सबसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट। इसमें देखिए सबसे पहले, क्योंकि 1 वीक से प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि स्टूल टेस्ट कराएंगे। स्टूल टेस्ट इसलिए कराएंगे, जियार्डिया जैसे जो जंतु होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनकी वजह से अक्सर ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने कहीं बाहर खाना खाया, खाना खाने के बाद जियार्डिया हो गया, एमीबा हो गया, एमीबाइसिस हो गए, उसमें एमीबाइसिस में साथ में दस्त भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो है ये, आपको सबसे पहले ये वाली जांच करानी है। उसके बाद जब ये अगर जांच में अगर कुछ भी नहीं निकलता और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि तो अक्सर ऐसे केसेस में कई बार हम बिना ट्रीट किए एसिड को कम करने की दवाइयाँ होती है, जिन्हें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, वो थोड़ी पीरियड के लिए शुरू करते हैं और उनसे देखते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा होगा फिर हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जाएंगे, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और फिर ज़रूरी होगा तो एक एंडोस्कोपी कराएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके, अगर पहले तो आप अपना स्टूल टेस्ट करा लीजिए, अगर उसमें नहीं आता है कुछ तो एक एक्सपर्ट से फिर जाके मिलिए, किसी भी फिजिशियन से मिलिए, ताकि वो एक बार आपको एग्जामिन कर ले और आगे के लिए बताएं कि क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे डॉक्टर महेश, हम चाहेंगे कि आप भी इन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं जो इनकी प्रॉब्लम है। जी, सर ने अभी बहुत अच्छे से उनको बताया कि एक बार इन्वेस्टिगेशन करा लें और एक्सपर्ट से बात कर लें। एक आयुर्वेदा के अगर नजरिए से आयुर्वेद के देखें, मान से मैं इनको कहना चाहूँगा कि इन्होंने बताया केवल 1 वीक से इनको ये प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है कि खाने में कुछ, अगर पार्टी वगैरह में गए, थोड़ा हेवी खाना खा लिया, तो थोड़ा सा गर्म पानी लिया, थोड़ा सा डाइजेशन जो है, हल्का भोजन लिया। अभी घर पे 2-1 दिन थोड़ा सा, सुबह मूंग की दाल है, चपाती है, सिंपल खिचड़ी है, ये 1-2 दिन लेने पर अगर इनको आराम मिल जाता है तो फिर कोई बात नहीं। अदरवाइज जैसा कि सर ने भी एडवाइस किया है, बिल्कुल एक्सपर्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं और फिर उनका जो भी एडवाइस हो उस मान से उसको पालन करें। अच्छा, अमूमन हम जैसे आपने गर्म पानी की सलाह ली, कुछ लोग जैसे पूरा दिन में गर्म पानी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए शादियों का मौसम है, आप इस बीच में कहीं शादियों में तो बहुत ज़्यादा नहीं गए, और दूसरा आपका कोई इम्तहान पास में तो नहीं जिसको लेके आप बहुत टेंस हो? अभी है नहीं, वो है नहीं, वो अभी सब ये 2 वजह नहीं, पर और सुन रहे होंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जो सर ने आपसे 2 सवाल पूछे, ये भी आप थोड़ा अपने जहन में रखिएगा कि इस तरह का कुछ शादियों का जो चल तो नहीं है। बिल्कुल, और ना हम लोग अब रेजिस्ट नहीं कर पाते एक्चुअली खाने भी जरूरी है। और तमाम दूसरा वजहात में से कुछ भी हो सकती है, जैसे कि और दूसरा इम्तहान अगर बच्चों के पास होते हैं और वो टेंस हैं तो भी इसके सिम्टम्स स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल है आजकल हर बीमारी में। डॉक्टर सराय, आपका ही रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। अगर डॉक्टर साहब स्टोमक अल्सर हो जाता है किसी आदमी को, किसी इंसान को, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है?
देखिए, अगर एक बार हमने डायग्नोसिस बना ली है कि स्टमक अल्सर है जी तो पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर ये बिनाइन होता है। जी, यानी non-cancerous ड्यूडेनल, मतलब हाँ, रक्त- ड्यूडेनल अल्सर जो है वो ज़्यादातर बिनाइन होता है अगर जी। स्टमक के अंदर है, और वो हम इसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो हम एच पाइलोरी इरेडिकेशन के लिए उसको दवा साथ में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप एक 4 हफ्ते के लिए उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दीजिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने से उसमें हीलिंग शुरू हो जाती है, सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है, और अमूमन 4 से 8 हफ्ते में ये हील कर जाता है। दूसरी चीज़, अगर ये उसमें नहीं हील करता है, नॉन हीलिंग अल्सर है, स्टमक में अल्सर है, तब हम एक बार रिपीट करके उसको एंडोस्कोपी करके, ओल्ड एज के अंदर है, कोई रीसेंट चेंज आए हैं कि आपके वज़न कम होने लगा है, भूख कम लग रही है, तो उस सूरत में हमको ये देखना होता है कि ये कहीं मैलिग्नेंट तो नहीं है। अच्छा। तो उसमें हम बायोप्सी कर सकते हैं। कैंसर की तरफ हाँ जी हाँ। अदरवाइज आपको इसमें बड़ा सिंपल इलाज है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और दूसरा, वजह क्या रही है, अगर वो उसके पहले उन्होंने कोई दवाइयाँ ली हैं, अगर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम जिनको कहते हैं, पेन किलर्स लिए हैं, तो उसको बंद करना होगा। साथ में जो हीलिंग में सीधा सीधा जिसका असर होता है कि अगर आपको बताना होता है कि आपको स्मोकिंग बंद करनी है। बिल्कुल, हाँ, स्मोकिंग नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, ये तो सब बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी खराब आदतें हैं वो सब हमें रोकनी पड़ेगी। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू गुप्ता है जी। आप कहाँ से बोल रही हैं और आपकी क्या एज है? ग्वालियर से बोल रही हूँ और 67 ईयर्स। 67 ईयर। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं ना अगर डेली 2-3 गिलास पानी पी के, अच्छा, और सुबह को मेरे को डेली थोड़ा मतलब कुंजल टाइप का करना पड़ता है डेली। कुंजल क्रिया? हाँ, मतलब उसको कुंजल भी नहीं कह सकते पूरी तरह से, पर 2-3 गिलास पानी मेरे को डेली पीना पड़ता है जी। अच्छा, अगर नहीं पीती हूँ और नहीं मैं ऐसे निकालती हूँ उसको, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पेट में थोड़ा जलन भी कह सकते हैं, और थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब तो मुझे डेली करना ही पड़ता है। बिल्कुल आपका तो सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ऐसा मेरे को पूछना था। बिल्कुल, हमारे साथ आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, आइए आपका उनसे सवाल पूछते हैं। क्योंकि वो एसिड जो रहता है ना स्टोमक में, वो उसका कुछ मतलब मेरे हेल्थ पे कुछ गलत असर पड़े डेली करने से, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। जी, हमारे साथ आयुर्वेदा के सीनियर डॉक्टर इस टाइम मौजूद हैं, तो वो आपके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो डॉक्टर महेश, मुझे बस ये पूछना था, ये जो आपने किंजल क्रिया शुरू की है, ये किसी की एडवाइस से की है, अपने मन से प्रारंभ की है? इनने जो बताया है अभी, वो सुबह करीब 2-3 गिलास पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में उसको पानी को निकालते हैं, ये क्रिया वो करते हैं। और ख़ास तौर से जिनको एसिड ज़्यादा बढ़ता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, वो प्रायः ये करते हैं। पर सबसे पहले तो मेरा उनको ये कहना है कि किसी की सलाह से जी जी, हाँ जी, किसी की सलाह से अगर किसी ने बताया तो प्रॉपर वे में उसको फॉलो करें। और कई बार क्या होता है कि उनको वो करने के बाद में थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा उनसे कहना है कि एक तो पानी की क्वांटिटी, और क्वांटिटी के साथ में उनको सुबह के टाइम पे कुछ लोग जो है उसमें नमक मिला करके उसका उपयोग करते हैं, तो इन चीज़ों को बिना परामर्श के नहीं करें। और अगर ये करने के बाद उनको थोड़ा ठीक लग रहा है, मीन्स उनको पित्त बढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ को हम ऐसा कर सकते हैं कि पित्त को कम करने के लिए और भी कई प्रकार के उपाय हैं, तो उनको भी किया जा सकता है। तो एक बार थोड़ा सा ये कितने समय से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और किसके परामर्श से कर रहे हैं, अगर सही प्रक्रिया में करते हैं शरीर के लिए हितकर हैं, और अगर ये अपने मन से करें तो कई बार इसके कई जो है नुकसान भी हो जाते हैं कि इस टाइप से वो कई बार पानी पीने के बाद में वोमिटिंग करने का कोशिश करते हैं, उसके कारण गले में कई बार जो है वो छाले हो जाते हैं। तो उस टाइप की प्रोसेस बिना किसी परामर्श के नहीं करें, प्रॉपर वे में करें। और जो इन्हें एसिड का बताया, तो एसिड को कम करने के लिए क्या है कि थोड़ा सा जिन चीज़ों से एसिड बढ़ता है उनका उपयोग कम कर दें। अगर ये ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं,
सोने का टाइम, अगर रात को ज़्यादा देर तक जगते हैं तो उसके कारण भी एसिड बढ़ता है। और कुछ लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप ज़्यादा वो करते हैं तो वो पित्त को बढ़ाता है, तो गुस्सा भी कम करें। घर में अगर लोगों पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो भले आप कुछ नहीं खाएं तो भी पित्त बढ़ेगा। तो हमारी जीवन शैली को अच्छी रखें और खान पान अगर सही रखें तो ये बिल्कुल स्वस्थ रहें। बहुत ही सही जैसे बात कि आप बताएं सर, डॉक्टर साहब आयुर्वेद में वात कफ पित्त की आपने बात की और साथ में तनाव की भी बात की। अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर अनूप सराय सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम डाइट की बात करें, डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा है जी। क्योंकि जनरली लोग ये समझते हैं कि बहुत मिर्च मसाले का सामान खाना खाने से अल्सर हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मुझे एक, हम लोग जब पंत हॉस्पिटल में थे शुरुआती दौर में जी, तो एक स्टडी की थी जिसमें हमने चिली पाउडर दिया था कैप्सूल के फॉर्म में, और ये देखा था कि उससे भी अल्सर नहीं बनते। अच्छा, ये अध्ययन में तो हो चुका है। ये बहुत पहले की स्टडी है। तो अकेला डाइट कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो ऐसा नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल होता है। डाइट का रोल हो सकता है कि जिनमें ये टेंडेंसी है, जिसमें एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है, उसमें आप डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो एसिड सिक्रीशन बढ़ाते हैं, तो उससे शायद अल्सर ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। हाँ, लेकिन जो सेवन रेगुलर तौर से अल्कोहल का करते हैं उनमें शायद ज़्यादा है। और खाने के अंदर वही ये एक आम धारणा बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का सामान खाना या उससे ज़्यादा होता है अल्सर। लेकिन इसकी कोई कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे ये मान के चला जाता है कि अगर आपको अल्सर है तो आप ठंडा दूध पी लीजिए तो उससे आपको आराम आ जाएगा जी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। अच्छा। तो ये भी एक वजह है। अब इसलिए अकेला एक किसी चीज़ को पिन पॉइंट करके कह पाना कि डाइट में इसको लेने से ही अल्सर में के चांस ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं जी। तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया डॉक्टर साहब कि जो आम घरों में जो चीज़ें अक्सर सोची जाती हैं वो आपने रूल आउट कर दी हैं, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर विनीत, ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं क्योंकि जब भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो एसिडिटी बढ़ती है, मेडिसिन लेते हैं और रेगुलर लेते रहते हैं। तो क्या ये मेडिसिन उनको आगे चलकर किसी तरह से बोन्स में या कहीं पर उसको इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, और क्या कोई सीवियर कंडीशन भी बन सकती है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर पेट में हर दर्द जो है वो अल्सर नहीं होता। होता क्या है कि ज़रा सा दर्द हो गया, एक हफ्ते का दर्द हो गया, लोगों को लगता है कि अल्सर बन गया है, या खाना कोई जैसे बाहर खा लिया है कुछ, तो लोग शुरू कर देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ। और वो दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, उससे एसिड एकदम से दब जाता है। एसिड दब जाता है तो थोड़ा उससे आराम तो मिलता ही है। तो लोगों को जब आराम मिलता है तो फिर उसके बाद उस दवाई को छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि भाई इतना आराम मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों ना इस दवाई को लेता है। और उस जैसे कुछ लोगों को अगर जैसे हार्ट बर्न, सीने में जलन वगैरह होती है, रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, उसमें भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो वो 2-4 हफ्ते के बाद बंद करने के बजाय वो महीनों सालों लेते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम टोटली अकस्टम्ड टू इट, उसके ऊपर डिपेंडेंट बन जाते हैं। उससे फिर नुकसान, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एसिड बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एसिड को आप एसिड एक्सेस भी खराब है, और एसिड को अगर आप कम कर दोगे लंबे टाइम के लिए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक संतुलित मात्रा में ठीक है बॉडी के लिए। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हेलो। हेलो मैडम, आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। मेरे को पेट में गैस हो रहा जी। हेलो? हाँ जी हाँ जी। पेट में गैस हो रहा और वेट भी बढ़ रहा, मेरा वेट बढ़ रहा है। पेट बढ़ रहा है और आपको गैस की प्रॉब्लम है। गैस हो रहा, वेट भी बढ़ रहा। वेट, अच्छा वेट, और इसके लिए बहुत तकलीफ होती है, खाना खाए तो थोड़ा ऐसा कुछ होता है मेरा। अच्छा, आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर विनीता आहूजा सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। गैस का प्रॉब्लम, शुगर है मुझे। आपको शुगर की भी दिक्कत है? ठीक है, आपको डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। बहुत तकलीफ होती खाना खाए तो। इसमें पेट में जलन होती है। अच्छा, बर्निंग की भी है प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, ठीक है मैडम। शुगर जब है मुझे, तो आप ऐसे करिए,
इतना नहीं है शुगर। अच्छा, शुगर ज्यादा नहीं है कह रही है, कंट्रोल में है, फिर आप नॉन डायबिटिक हो, ठीक है। इसमें जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेट बढ़ता जा रहा है, पेट फूलता जा रहा है और साथ में डायबिटीज है, ऑल्दो शुगर कंट्रोल में है, तो वेट बढ़ रहा है सर, वेट बढ़ता जा रहा है और वेट बढ़ रहा मेरा, वेट बढ़ रहा है, शुगर है, गैस बनती है, बर्निंग होती है। तो इसमें जो है इसमें आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ताकि अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा हो या पेट बढ़ रहा हो। अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह ठीक आता है तो उसके बाद तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं सब उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप जितनी एक्टिविटी कम है, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेन चीज़ तो वो है। और अगर वेट डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ के साथ साथ स्टमक की मूवमेंट स्लो हो जाती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो उस वजह से पेट फूलता है, उसमें वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने आपको बताया कि आप अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किस तरह की डाइट ले रही है, वो आप जानती हैं। तो देखिए, अपनी डाइट आप कंट्रोल करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर अनूप जी पूछिए। डॉक्टर व्यास, मैं आपका रुख करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आयुर्वेद का बड़ा हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर ये म्यूकस की जो समस्या लोगों में पाई जाती है, म्यूकस का निकलना आयुर्वेद, उसमें क्या वो भी स्टमक का अल्सर की एक वजह बन सकती है? देखिए, म्यूकस का एक तो अधिक मात्रा में निकलना, हाँ, एक तो कफ की जो कंडीशन रहती है जी, उस कंडीशन में कफ जब बड़ा हुआ है तो म्यूकस जो है, कई बार व्यक्ति कहता है स्टूल पास हुआ, उसमें भी वो कहता है कि मेरे को म्यूकस जैसा ही स्टूल पास हो रहा है। तो एक वो अलग कंडीशन है जहाँ पर डाइजेशन बराबर नहीं है। उस कंडीशन में कई बार कुक्ड और अनकुक्ड, मतलब उस कंडीशन में स्टूल जो है वो पास आउट होता है और उसमें स्टूल का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता लग जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये खास तौर से जो अपन अल्सर की बात करें तो इनमें अगर स्टमक में अल्सर है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब खाना खाता है तो उसको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, मतलब कभी पेन होना, कभी जो है वो उसको अनकंफर्ट होता है, तो वो क्या करता है, खाना खाना कम करता है। अच्छा। और उसके कारण उसका वेट कम होने लग जाता है। और जब आंत्र का जो अल्सर है, जिसको अपन छोटी आंत का अल्सर बोलते हैं, उस वाली कंडीशन में क्या है, जब पेट खाली रहता है तब उसको कभी कभी जो है ना पेन होना या जो कहना चाहिए कि बर्निंग और वो होता है फीलिंग, तो उसमें क्या होगा, बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो इन व्यक्तियों में क्या होता है कि थोड़ा वेट बढ़ता रहता है। तो हम उनके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को ध्यान में रख करके अगर उनसे पूछे, क्योंकि अभी तक जितने भी टेलीफोन आए थे इनमें से अधिकतम जो अल्सर की कंडीशन वाले थे ही नहीं, किसी को इंडाइजेशन है, किसी को थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो व्यक्ति क्या कहता है, थोड़ा सा अगर थोड़ा जलन बढ़ी तो उसको लगता है कि नहीं मेरे को अल्सर हो गया है। तो अल्सर की कंडीशन बहुत बात की है और वो कंडीशन तब होती है कि जब, जैसा कि दोनों सर ने भी बताया था कि रेगुलरली एक तो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन किया, तब वो श्लेष्मिक कला जो है आमाशय कर वो कम हो जाती है। तब जो भोजन को पाचन करने का काम जो पित्त करता है वो उस कला को प्रभावित करता है, तब जाकर के वहां पर छाले या व्रण हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नौशीन है। जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आपकी क्या एज है? जी, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, मेरी एज 22 है। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे स्टूल में म्यूकस आने लग रहा है। स्टूल में म्यूकस आने लगा है? हाँ। अच्छा, और ये कब से दिक्कत हो रही है? जी, ये 1 ईयर से चल रहा है। वो 1 साल से चल रहा है। तो किसी तरह की कोई आप मेडिकेशंस ले रही हैं? जी हाँ, मेडिकेशंस मैंने ली है, बट वो भी ऐसे चल रहा है, कम नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर अनूप, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका सवाल है, एक तो ये अल्सर से ताल्लुक नहीं रखता है, पहली चीज़। दूसरा, जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि 1 साल से ये आपको म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, ये दरअसल इस 1 साल में आप कुछ, आपका जो दिनचर्या पहले थी उससे कोई बदलाव आपने महसूस किया है? जी जी, मेरा वेट लॉस हुआ था अभी बीच में। अगर वेट लॉस भी हो रहा है, भूख कम लगती है आपको या भूख ज़्यादा लगती है? हाँ, भूख नॉर्मल है, उसमें ऐसा कुछ भूख ज़्यादा नहीं लगती है। भूख नॉर्मल है। और अगर आप बहुत टेंस तो नहीं रहते हैं किसी वजह से? टेंस ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल रहती हूँ। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं अभी? मेरा अभी डिग्री ग्रेजुएट हो गया, मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया? जी हाँ। अच्छा, देखिए, ये बहुत आम बीमारी है, हाँ, और नॉर्मल जो आपके स्टूल में जो म्यूकस आ रहा है, ये म्यूकस कोलन का नॉर्मल सिक्रीशन होता है। जी हाँ, कुछ लोगों में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है
अगर हाँ तो इसके लिए मैंने कोलोनोस्कोपी भी करवाया था, वो भी नॉर्मल निकला होगा जी। उसमें कुछ अल्सर के प्रॉब्लम निकला था, ऐसे कुछ अल्सर वाला प्रॉब्लम दे रहे थे। अल्सर वाला प्रॉब्लम कह रहे निकला था। नहीं तो आपको कभी खून आया है आपके स्टूल में? स्टूल में वही कभी बहुत कम, खून ज्यादा नहीं आता, बट म्यूकस बहुत सारा रिलीज होता है। म्यूकस आता है ना, और दिन में कितनी बार आपको जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए? स्टूल टू टाइम्स या पर डेली आता स्टूल जैसा। ठीक है, आप इसके लिए चिंता ना करें, ये नॉर्मल सिक्रीशन है जो कोलन से होता है। थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें, बहुत है तो एक ईसबगोल 1-2 चम्मच सोते वक्त ले लें। मेरे ख्याल से ईसबगोल की भूसी आती है, ईसबगोल मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो वो लें। थोड़ा सा फाइबर इनटेक अपना बढ़ा दें। ओके, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इससे आपको आराम आ जाएगा, आप चिंता ना करें। पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, बाकी चिंता मत करिए, ये नॉर्मल सिक्रीशन। डॉक्टर अनूप, एक सवाल और आता है कि लोगों को ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जैसे ये दिक्कत आई छालों की, तो दवाइयाँ जब तक लेते गए तब तक तो फर्क पड़ गया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वो वापस से होने लगता है ये प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजंस हैं, और क्या ये रीजन आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? नहीं, ऐसा रिकरेंस इसमें होती रहती है। जिनमें अल्सर होते हैं ये इसकी नेचुरल कोर्स है, इसमें ये हीलिंग भी होगी और रिकरेंस भी होगी। जिनमें रिकरेंस होती है उसमें हमको कॉज को ढूंढना चाहिए। जिनमें रिकरेंस हो रही है उसमें हो सकता है कि हमने एच पाइलोरी इरेडिकेट नहीं किया है, तो एच पाइलोरी बना हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़, वो अपने अल्कोहल, तम्बाकू, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर ये लगातार बनी हुई है ये तकलीफ़, तो हमको कुछ ऐसी और होते हैं स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा करते हैं, और उस सूरत में जिसमें कि अल्सर बने रहें, कभी कभी डायरिया हो, तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम कुछ हार्मोन ऐसे करते हैं, उनको देखने की, उनको रूल आउट करने की कोशिश की जाती है कि ये तो वजह नहीं है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन हाँ, अल्सर में ये रिकरेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। और यहीं पे हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा मैसेज भी अपना ऐड कर दें। मैं अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पहली चीज़, अगर आपको सिम्टम्स अल्सर के आ रहे हैं तो एक तो आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं आपके अंदर, या आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आप लेते हैं जिनको कि लेने से अल्सर बनते हैं, उनको आप अवॉइड करें, और एक 4 हफ्ते के दवा के कोर्स से ही आपके सिम्टम्स इम्प्रूव करने लगते हैं, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आता है। तो 4 से 8 हफ्ते के अंदर आपकी अल्सर की हीलिंग हो जाती है। बाकी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर विनीत आहूजा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर अल्सर हो जाता है, इसमें ही आप एक अपना छोटा सा मैसेज भी ऐड कर दीजिएगा, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? क्या उससे ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है? हाँ, अल्सर जो है ना कई बार भयानक रूप भी ले लेता है जी। उसमें क्या होता है कि खून की उल्टी आ जाती है, तो खून की उल्टी आ जाती है, हीमोग्लोबिन गिरता है, तो उसमें इमीडिएटली एंडोस्कोपी करके अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोका जाए। ऐसे केस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। कई बार अल्सर क्या करता है कि आगे जहाँ स्टमक ड्यूडेनम से मिलता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, उस चक्कर में खाना आगे जा ही नहीं पाता। उसमें भी फिर एंडोस्कोपी से बलून डायलेटेशन करनी पड़ती है या सर्जरी करनी पड़ती है। वो गंभीर स्थिति, कई बार अल्सर कैंसर के रूप में भी बन जाता है, तो वो पहले से ही उसी के लिए सचेत रहना चाहिए, डायग्नोसिस करना, ताकि इन 2 दिक्कतों में से कोई भी दिक्कत ना हो। डॉक्टर व्यास, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद किस तरीके से जो म्यूकस वाली समस्या है उसको किस तरीके से आप बताते हैं उसको ठीक करने के लिए, इसमें अपना मैसेज भी ऐड कर दीजिएगा। एक तो डाइजेशन का सही ध्यान रखें कि डाइजेशन प्रॉपर हो, और जैसी अपनी डाइजेशन की कैपेसिटी है। कई बार क्या होता है कि कैपेसिटी कम है लेकिन हमारी डाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हेवी हो जाती है, तो उनको मेरा कहना है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इस प्रकार की कंडीशन से बचने के लिए सबसे बढ़िया एक तो टाइमिंग भोजन का। कई बार क्या होता है कि भूख तेज लग रही है लेकिन हम 2 घंटे तक खाना नहीं खाते, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एसिड जो है वो नुकसान पहुँचाता है। समय पे खाना खाना, समय पर सोना, और प्रायः कोशिश करना कि घर का खाना खाएं, और हरी सब्जियां हैं, और अभी आंवले का सीजन चल रहा है, आंवले का प्रयोग करें,
ताज़े फलों का प्रयोग करते रहें खाने में, जो फाइबर से उनका प्रयोग करें, मूली आदि जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों को अगर प्रयोग करते रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर प्रकृति के जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा सबको ये कहना है कि प्रकृति के नियमों का पालन करें, शुद्ध आहार लें, समय पर आहार लें, समय पर सोएं, समय पर उठें। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने हमें जो मैसेज के ज़रिए जो है जो भी हिदायतें आपको दी हैं, सभी का यही मानना है कि अगर हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, बाहर का खाना हम जितना हो सके उतना अवॉइड करें, मसालेदार चीज़ों को हम अवॉइड करें। अगर फिर भी किसी तरह के कोई सिम्टम्स आपको आते हैं तो उस सिम्टम्स का इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो आप अवॉइड करिए, और वक्त पर अपना टेस्ट कराइए, और खुश रहिए, और तनाव से दूर रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और पेन किलर्स, अननेसेसरी, बेवजह, बिना डॉक्टर की सलाह पर किसी भी तरह की कोई भी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drdidiurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। मुतवाजिन खुराक और अच्छे हाजमे पर हमारी सेहत का दारोमदार है। पेट के कई अमराज में से अल्सर सबसे तकलीफदेह है। मेदे की अंदरूनी झिल्ली नुमा दीवार के जख्म का दूसरा नाम पेट का अल्सर है। हमारे मेदे के तेजाब से इस झिल्ली पर जख्म हो जाता है। तेज मसाले, मुरगन ग़िज़ा, फास्ट फूड के ज्यादा इस्तेमाल से अल्सर हो सकता है। ज्यादा चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू से भी पेट का अल्सर हो सकता है। हरी सब्जियों, फलों, हल्के मसालों के इस्तेमाल से इससे बचना मुमकिन है। खाली पेट तेज कदमों से चलना और हल्की वर्जिश भी फायदेमंद है।